सिस्टम इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ने से पहले आपको होमोजीनियस क्या होता है ये जानना जरूरी है, ठीक है। तो मैंने होमोजीनियस एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है एक्सप्रेशन इन विच ऑल टर्म हैव, एक ऐसा एक्सप्रेशन मैंने एग्जाम्पल रखा हुआ है, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके ऑल टर्म हैव सेम डिग्री। डिग्री कैसा होना चाहिए, हमेशा सेम आना चाहिए, ठीक है। और ध्यान रखो कुछ टर्म नहीं, यहाँ पे देखो लिखा है सारे टर्म, ऑल टर्म। तो जब सारे टर्म की डिग्री सेम हो गई तब आप उस एक्सप्रेशन को कहोगे कि ये होमोजीनियस है। अब आप सोच रहे हो अगर ऐसा नहीं हुआ तो, सारे टर्म्स की डिग्री सेम नहीं हुआ तो उस केस में उसे हम कहेंगे नॉन होमोजीनियस, ठीक है। ये देखते हैं पहला। तो यहाँ देखो इसमें x की पावर 1 है, इसमें भी x की पावर 1 है। बाई चांस दो ही टर्म्स थे और दोनों ही टर्म में पावर 1 1 का आ रहा है, इसलिए से क्या कहेंगे होमोजीनियस। इसमें देखो इसमें x की पावर 1, इसमें भी x की पावर 1, तो डिग्री की बात करें तो 1 + 1 2 हो जाएगा। ये ना सुनना है कि बेस तो सेम है नहीं तो पावर ऐड कैसे कर रहे हैं, वो नहीं कर रहा हूँ, मैं डिग्री की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 1 + 1 यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो देखो इसके भी डिग्री 2 है, सेकेंड टर्म का भी डिग्री 2 है, थर्ड टर्म का भी डिग्री 2 है। तो ऑल टर्म हैव सेम डिग्री, यहाँ पे सारे डिग्री के टर्म्स, सारे टर्म्स के डिग्री सेम आ रहे हैं, इसलिए ये भी क्या कहलाएगा होमोजीनियस। थोड़ा सा डिग्री की बात कर लेते हैं, कितने डिग्री का कहलाएगा। जैसे पहला एग्जांपल में डिग्री कितना था 1, सेकेंड एग्जांपल कितने डिग्री आ रहा है 2 का। चलो अब आते हैं थर्ड एग्जांपल में। यहाँ पे डिग्री 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ तक एकदम सही चल रहा था, लेकिन इसके बगल में तो कोई वेरिएबल है ही नहीं x या y में से, और इसका डिग्री क्या है 0। तो यहाँ तक सेम था, लेकिन बच्चों यहाँ पे 0 डिग्री हो गया, इसीलिए क्वेश्चन कहा गया था ऑल टर्म। यहाँ पे सारे टर्म्स के डिग्री सेम नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 2 टर्म तक का सेम आ रहा, एक गड़बड़ हो गया। तो जब ऐसा बन जाए कि कुछ टर्म्स तक डिग्री सेम हो और उसमें से एक भी केस डिग्री सेम नहीं हुआ या अलग आया, तो उन सारे सिचुएशंस में हम कहते हैं नॉन होमो, ठीक। चलो हो गया, अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं फोर्थ की, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिग्री को आइडेंटिफाई करने के लिए। देखो इसमें x पर डिग्री 1 है, ये रूट लगा है, और डिग्री का मतलब था रूट के बाहर क्या आ रहा है। तो देखो इसमें डिग्री 2 है, तो 2 डिग्री का जब रूट के बाहर निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, और यार 2 में रूट का मतलब क्या होता है 1/2। 2 में 1/2 करोगे तो डिग्री के अकॉर्डिंग 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी इसका भी डिग्री 1 है, और ये पूरा मिलाकर डिग्री 1 आ रहा है। अंदर तो 2 है, लेकिन स्क्वायर रूट के कारण वो 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी ये भी क्या कहलाएगा होमोजीनियस, होमोजीनियस, ठीक। ऑफ डिग्री कितने डिग्री का भाई 1 डिग्री का। ऊपर वाला एग्जाम्पल कितने का था, ये तो डिग्री है ही नहीं, यानी यहाँ कहेंगे डिग्री अनडिफाइंड, या डिग्री नहीं है ये भी कह सकते हो, नॉट पॉसिबल। किस चीज का डिग्री नॉट पॉसिबल, मैं होमोजीनियस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलो भाई अब बात करते हैं लास्ट। इसमें देखो 1 1 2 डिग्री हो गया, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, लेकिन यहाँ कितना डिग्री का है 1 डिग्री का। तो 3 टर्म्स तक सही चल रहा था, एक टर्म ने गड़बड़ कर दिया। जब एक भी ऐसा केस आए कि डिग्री बराबर ना मिले बाकी सबसे, तो इन सारे सिचुएशंस में क्या बोलते हैं नॉन होमोजीनियस, ठीक। तो ये नॉन होमोजीनियस है, मतलब इसका भी डिग्री अनडिफाइंड होगा, मतलब नॉट, ठीक है। यहाँ पे भी हो जाएगा नॉट पॉसिबल। तो ये सारी बातें हम लोगों ने ये चीज़ समझने के लिए किया है कि कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है कि होमोजीनियस एक्सप्रेशन है या नहीं है, यानी कि एनी एक्सप्रेशन गिवन होमोजीनियस और नॉट। तो आई थिंक आपने इसको कंफर्म कर लिया है, कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि होमोजीनियस है या नहीं है। अब हम बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ होमोजीनियस एक्सप्रेशन या होमोजीनियस इक्वेशन। अब आपके जो डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे वो होमोजीनियस के फॉर्म में होंगे,
और उस होमोजीनियस में अगर आप पहचान लेते हो, और पहचानने का सिर्फ यही तरीका होगा डिग्री देखकर, तो अगर पहचान लेते हो तो उस सिचुएशंस में किस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, अब हम लोग उसके बात करेंगे। ठीक है, नोट कर लो। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर होमोजीनियस एक्सप्रेशन। ठीक है, तो किस तरह का होना चाहिए देखने में, वो मैंने लिखा हुआ है dy dx इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई अपॉन जी ऑफ एक्स वाई। और ये जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फंक्शंस दिखेंगे, एक्सप्रेशन दिखेंगे, वो कैसे होने चाहिए, होमोजीनियस के। जैसे मान लो न्यूमरेटर में लिखा है सपोज दैट 3x माइनस 2y, डिनोमिनेटर मान लो लिखा है 5x स्क्वायर माइनस 9x वाई स्क्वायर। ठीक, तो देखो क्या ये ऊपर वाला भी होमोजीनियस है, बिल्कुल है, क्योंकि इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है। क्या जी ऑफ एक्स वाई, क्या नीचे वाला भी होमोजीनियस है, जी हाँ, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, इसलिए ये भी क्या है, होमोजीनियस। लेकिन सिर्फ होमोजीनियस दोनों हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो तरीका हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का सीखने जा रहे हैं, दोनों होमोजीनियस हो ये अभी आधी बात है, यानी हाफ ऑफ द वर्ड। लेकिन कंप्लीट पॉइंट्स क्या है इसका, कि होमोजीनियस तो हो चलेगा, लेकिन उन दोनों होमोजीनियस की जो डिग्री हो वो बच्चों सेम होनी चाहिए, तभी आप इस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर पाओगे, जो भी मेथड हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या ये हमारे इस टाइप के हैं, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता तो क्या हम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि ऊपर की डिग्री 1 है, होमोजीनियस है, अच्छी बात है, नीचे की डिग्री 2 है, होमोजीनियस है भी अच्छी बात है, लेकिन क्या डिग्री बराबर है, नहीं, ऊपर डिग्री 1 आ रहा है, नीचे डिग्री 2 आ रहा है। और रूल कहता है कि दोनों होमोजीनियस तो होने ही चाहिए, लेकिन उनके जो डिग्री हो वो सेम होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, जो भी मेथड हम सीखने जा रहे हैं। और मान लो दोनों जगहों पर अगर 2 डिग्री हो गया, बिल्कुल जी, हम इसको अच्छे से कर लेंगे, रिलैक्स कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह के सवाल हम लोग करने का ढंग सीखेंगे। तो मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे मिसिंग किया था, वो मैंने आपको बता दिया, क्या कि डिग्री सेम होना चाहिए। तो अगर आप क्वेश्चंस लगाते समय ये दोनों बातें आइडेंटिफाई कर लिए कि होमोजीनियस के साथ साथ उनकी डिग्री भी सेम है, तब आपको इस मेथड्स को फॉलो करना है। क्या मेथड है भाई, पहला स्टेप्स है कि y इज इक्वल टू वी एक्स मानना है, उसके बाद आपको डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। कितना हो जाएगा, तो y हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसमें प्रोडक्ट लगाएंगे तो v एज इट इज फर्स्ट फंक्शन, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज v का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा dv अपॉन dx। ठीक है, तो ये रहा आपका सेकेंड स्टेप। एंड लास्ट स्टेप से कन्वर्ट होल क्वेश्चन इन न्यू वेरिएबल v एंड x। उसके बाद आपको थर्ड स्टेप में इन सारे इक्वेशंस की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके एक नया एक्सप्रेशन क्रिएट करेंगे v और x में, मतलब कौन सा वेरिएबल नहीं आएगा, y वाला। ठीक, उसके बाद ऐसा क्वेश्चन बनेगा जो किसी न किसी लेक्चर्स में, पुराने लेक्चर्स में किया हुआ मिलेगा, मतलब इसके बाद इजी प्रोसीजर होगा। हो सकता है कि वेरिएबल से वेरिएबल्स होता हो, इस तरह से भी हो सकते हैं, मे बी आफ्टर दिस स्टेप्स, तो हो सकता है कुछ भी। ठीक है, फिर से बताता हूँ, जब आप सवाल को पहचान लोगे, ये होमोजीनियस एक्सप्रेशन का क्वेश्चन है, तो आपको हमेशा एक ही काम करना है, कौन सा भाई, कि आपको y को टू dx लेना है, फिर डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एक्सप्रेशन जो है x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव का दिया था, इसीलिए। उसके बाद dy dx आ जाएगा, और ये हमेशा आएगा, क्योंकि हमेशा आपको y को टू vx ही मानना है। तो हो सके तो इसको रट लो, ज़्यादा बेटर है, हालांकि रट तो नहीं पाओगे, फिर भी आप एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट रूल से डेरिवेटिव करके लिख सकते हो, मैंने उसी से लिखा है डायरेक्टली। ठीक है, फिर dy बाई dx आ गया, तो इसकी जगह पे ये क्वांटिटी रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस को नए वेरिएबल v और x में चाहिए होता है, तो मुझे dy dx को गायब करना पड़ेगा, ये गायब होगा इस क्वांटिटी के साथ। ठीक है, चलिए चलते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन।
लिखा है सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू एक्स वाई इंटू डी एक्स। इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग फॉर्मेट में अगर देखा जाए तो अभी होमोजीनियस का फॉर्म लुक नहीं दिख रहा है, तो डी एक्स से डिवाइड कर दिया और इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दिया है, ये बन जाएगा। अब चेक करो क्या ये दोनों होमोजीनियस है। देखो 1 1, तो ऊपर की डिग्री 2 है, नीचे में भी सारे टर्म्स की डिग्री 2 है, यानी कि ये भी होमोजीनियस है और ये भी होमोजीनियस है, तो दोनों होमोजीनियस है, ये कंफर्म हो चुका है। अब क्या करना चाहिए, अब आपका स्टेप्स वही है मेथड कि लेट करते हैं y इज इक्वल टू वी एक्स, ठीक। उसके बाद डेरिवेटिव क्या आता है विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से आता है बच्चों dy बाई डी एक्स। जो भी आपको स्टेप 2 में लिखाया था वो आपको डायरेक्टली यूज़ कर लेना है। अगर डायरेक्ट आप नहीं रट पाते हो तो कोई बात नहीं, आप इसको प्रोडक्ट रूल से डेरिवेटिव कर लो, ठीक है। ध्यान रहे v आपका वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं, एक बार निकाल लोगे। कैसे पता चला वेरिएबल है, देखो y वेरिएबल है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, x वेरिएबल है तो y अपॉन x भी तो वेरिएबल होगा, इसलिए v भी वेरिएबल है, ठीक। चलो यहाँ रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और याद करो v x में रिलेशन बनाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे अभी भी y बचा हुआ है, तो इस y की जगह पर आपको क्या रिप्लेस करना पड़ेगा vx, ताकि सारा एक्सप्रेशन आपके x के टर्म में और x और v के टर्म में डेवलप हो सके। तो बच्चों वो बन गया है, अब आपका रिजल्ट आने वाला है। अब बस यहाँ पे पेन चलाना है, जितना तेज चला सकते हो। एक्स स्क्वायर इंटू वी एंड एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो 1 प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इसका खत्म, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स डी वी अपॉन डी एक्स वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर। इस v को इधर शिफ्ट कर लो तो माइनस v हो जाएगा। फिर राइट हैंड साइड एलसीएम लेके सॉल्व करके बच्चों तो यह आ जाएगा माइनस का v माइनस वी क्यू, v से v खत्म, सो फाइनल रिजल्ट आएगा माइनस का वी क्यू एंड x डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ से क्या आएगा, अब देखो रिलैक्स होके, ये देखो वेरिएबल सेपरेबल हो चुका है, क्योंकि ये है डी वी डी एक्स। यहाँ पे क्या करें बच्चों, यहाँ पे आपको करना है v वाले का एक तरफ और x वाला एक तरफ, यहाँ जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन वी क्यू इंटू डी वी माइनस डी एक्स इधर कर लो और x को नीचे ला दो। देख सकते हो वेरिएबल सेपरेबल हो चुका है। तो अब क्योंकि ये हो चुका है वेरिएबल सेपरेबल, तो अब हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आसानी से इंटीग्रेशन इनके हो जाएंगे, ठीक है। तो वी क्यू को ऊपर ले जाओ, कितना हो जाएगा वी की पावर माइनस 3, एक 2 बीच से 2 बीच कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन वी बचेगा, ठीक है। अब बताओ वी की पावर माइनस 3 का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा वी की रिस्पेक्ट में, तो वी की पावर -2 और नीचे भी आएगा -2, 1 अपॉन बी का होता है एल एन मॉड बी, 1 अपॉन एक्स का होगा एल एन मॉड एक्स, प्लस ये अब चाहो तो ये चिपका दो, और v के प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे, क्योंकि ये आंसर आ रहा है v और x के टर्म में बच्चों, लेकिन क्वेश्चन हमारा x y के टर्म में था, तो हमेशा v की वैल्यू आपको लेट की हुई क्वांटिटी से वापस लाना होता है। यहाँ से v को कितना जाएगा y अपॉन एक्स, तो जहाँ जहाँ आपको v दिख रहा है वहाँ वहाँ आपको 1/x रख देना है, सॉरी y अपॉन एक्स के पावर -2 प्लस एल एन y अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस एल एन मॉड एक्स प्लस, ठीक है। तो ये सवाल रहा आपके होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक बच्चों, नोट कर लो। तो अब हम चलते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक अलग फॉर्मेट होता है देखने का, आइए देखते हैं क्या है। इसे लिखा है अनदर फॉर्म ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो y बाय एक्स के फॉर्म के होते हैं, सम टाइम ऐसा मिल जाता है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन लिखा है तो ये अभी y बाय एक्स के फॉर्म में नहीं है, क्या ये होमोजीनियस है? बिल्कुल है, क्यों? 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री, तो दोनों की डिग्री सेम सेम है और होमोजीनियस भी हो गए। इसका मतलब ये क्वेश्चन पिछले मेथड से तो लग ही जाएगा y इक्वल टू वी एक्स मान के, लेकिन इसी एक्सप्रेशन को क्या ऐसे भी लिखा जा सकता है, एक बार एक्स स्क्वायर से आप डिवाइड कर दो तो हो जाएगा y अपॉन एक्स
जब यहाँ एक्स स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 + 5 वाई अपॉन एक्स, और यहाँ जब डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से तो आएगा बच्चों वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हो ये जो एक्सप्रेशन बन रहा है इसमें सिर्फ एक ही तरह के नंबर आ रहे हैं, वाई बाय एक्स, वाई बाय एक्स। तो इसको इन शॉर्ट हम लोग वाई बाय एक्स का फंक्शन कह सकते हैं। यानी जो हम लोग सीख रहे थे अभी वो एक सिंपल वाइज में था, अब इसमें वाई अपॉन एक्स, अच्छा एक्स अपॉन वाई के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि वाई बाय एक्स पे ही रखना है, नहीं, एक्स अपॉन वाई के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, तो डाटा भी क्या कहलाता है, ये भी होमोजीनियस ही कहलाता है। ठीक, चलो तो इसका मेथड क्या होगा, इसका भी मेथड वही है, y इक्वल टू वी एक्स मान के लगाना। ठीक, y इक्वल टू वी एक्स, इसमें वही है, तो वही प्रोसीजर है, डेरिवेटिव करना, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड, सब कुछ सेम टू सेम है। बट आप सवाल को देख के बस ये पहचान लो कि होमोजीनियस है या नहीं है। उसका तरीका है कि y बाय एक्स अगर हर जगह दिखता है अप्रॉक्सिमेटली हर जगह, तो वो हमेशा कहलाएगा होमोजीनियस एक्सप्रेशन। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। अब स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो लिखा है एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस इक्वल टू वाई प्लस एक्स कॉट वाई बाई एक्स। इस सवाल में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है प्रेजेंट टाइम में कि कौन सा फॉर्म है, कौन सा होमोजीनियस है। ठीक है, क्योंकि वाई बाई एक्स का टर्म नहीं दिख रहा है, और सिर्फ दिख रहा है तो एक जगह पे, बाकी जगह पे है ही नहीं। और याद करो ये दोनों फॉर्मेट में लेफ्ट हैंड साइड हमेशा डी वाई बाई डी एक्स ही होता है। सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स को इकट्ठा किया करो और बाकी को एक तरफ भेज दो, फिर वहाँ पे सेट करो क्या वाई बाई एक्स टाइम बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स तो है लेकिन इसके साथ में एक्स भी है, तो इससे समझ में आता है डी वाई बाई डी एक्स को इकट्ठा कर लो लेफ्ट साइड, बाकी सबसे डिवाइड कर लो। तो बच्चों एक्स से जब डिवाइड करेंगे तो आएगा वाई अपॉन एक्स, प्लस एक्स से डिवाइड करें तो 1, तो ये बचेगा कॉट वाई अपॉन एक्स। ठीक है, अब क्या करें, अब देख सकते हो वाई बाई एक्स का फंक्शन बन चुका है, तो अब आपका मेथड वही रहेगा जो पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, यानी कि हम लोग ये लेट करने के बाद डेरिवेटिव करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, वही किया गया है। उसके बाद क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस पे हम लोग क्वांटिटी को रिप्लेस कर देते हैं, तो वी एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, फिर y के प्लेस पे वी एक्स से रिप्लेस कर दो, क्योंकि हमें सारे क्वेश्चंस को v और x के टर्म में लाने पड़ते हैं इसलिए। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे x x खत्म, ये वाला x इससे खत्म, तो हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस कॉट v, v से भी खत्म, हो जाएगा x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉट v। अब आप देख सकते हो यहाँ पे फिर से वही स्टेप लग गया, वेरिएबल सेपरेट है, क्यों, क्योंकि इसमें dv और dx है, तो v वाला एक तरफ करेंगे और x वाला एक तरफ, तो dv कॉट v को नीचे ला दो, इस dx को उधर भेज दो और इस x को नीचे ला दो, ताकि दोनों पक्ष का इंटीग्रेशन हो सके। 1 अपॉन कॉट थीटा होता है tan थीटा, तो ये अब इंटीग्रेशन कर देते हैं हम लोग इस स्टेप के बाद, ये हो जाएगा tan v इंटू डी वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक, अब ये सबका रिजल्ट आपको डायरेक्ट पता है, tan v का होता है ln mod sec b इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स होता है ln mod x, प्लस c हमेशा लगता है आर्बिट्री कांस्टेंट का, और v की जगह बच्चों हमेशा क्या यूज करें, बताओ, v की जगह यूज करेंगे यहाँ से क्या मैथमेटिकली, v इज इक्वल टू हो जाएगा y अपॉन एक्स, कितना हो जाएगा y अपॉन एक्स इज इक्वल टू ln mod x प्लस c। दिस पार्ट इज द फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमने इस सवाल को किया है। अब इस कॉन्सेप्ट पे एडवांस 2013 में आया था IIT JEE में, तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग 2013 में आया था JEE एडवांस में। ठीक है, इसी साल एडवांस बना था IIT JEE से डिफरेंट होके, इस नाम से JEE एडवांस हम लोग जानना स्टार्ट किया था 2013 के। ठीक है, लिखा है एक कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट्स 1,5/6 लेफ्ट। एक कोई कर्व है जो 1,5/6 से पास होता है, तो लिखा लेट द स्लोप ऑफ द कर्व एट ईच पॉइंट x, y बी लाइक दिस। बस आपके लिए एक नया काम यहाँ पे ये है, या देखने को मिल रहा है या सीखने को जो भी कहें, सिर्फ ये पॉइंट जो आपको नया दिया गया है,
तो पहले इसको मैं समझा दूं क्या कहना चाहता है। इनका कहने का मतलब ये कोई कर्व है जिसकी एक खास बात है कि ये 1 कामा π/6 से पास होता है, चलो पास करा दिया। अब इस पर एक पॉइंट लिया गया है x कामा y नाम का, ठीक है, x कामा y नाम का पॉइंट लिया गया है और इस x कामा y पे इनका कहना है कि स्लोप ऑफ द ईच पॉइंट ऑफ x कामा y, x कामा y कि ईच पॉइंट पे, ईच पॉइंट क्यों कहा गया, क्योंकि ये वेरिएबल पॉइंट है ना, तो ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ पे, तो पॉइंट तो बहुत सारे होंगे। तो जब उन बहुत सारे पॉइंट्स पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, सपोज दैट हमने टेंजेंट कहाँ ड्रॉ किया, Q पॉइंट पे, तो इसका जो स्लोप आएगा वो इस चीज़ के इक्वल आता है, ऐसा क्वेश्चन का कहना है। और इस चैप्टर में जो स्लोप होता है मैथमेटिकली उसे हम dy/dx के नाम से जानते हैं। कितना, dy/dx, ठीक है। यानी जो एक्सप्रेशन दिया है वो लैंग्वेज में बोला था, मैथमेटिकली हमने लिख लिया, यानी dy/dx इज इक्वल टू y/x प्लस sec y/x, ठीक है। सिर्फ ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको सीखने मिला है कि जो इसमें स्लोप होता है, इसी में ये चीज़ आपको टेंजेंट नॉर्मल पढ़ा जाता है, किसी भी कर्व पे जो स्लोप का फॉर्मूला होता है वो dy/dx होता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं इस इक्वेशंस को सॉल्व करना, क्योंकि ऐसा ही इक्वेशन तो अभी सॉल्व कर रहे थे। y की जगह क्या लेट कर लेंगे, देख लो होमोजीनियस है, तो y को लेट कर देंगे v इंटू एक्स, तो यहाँ से डेरिवेटिव करेंगे तो dy/dx हो जाएगा vx dv/dx, ठीक है। चलो हो गया, अब dv/dx हो गया तो अब सारा इक्वेशन चेंज कर देते हैं सब कुछ। तो dy/dx इधर पर हो जाएगा vx dv/dx एंड y के प्लेस पे रिप्लेस कर देना आपको vx, तो दिस पार्ट इज vx/x प्लस sec v/x, ठीक है। x खत्म, तो ये बचेगा v प्लस sec v एंड दिस इज आल्सो v प्लस x इंटू dv/dx, v से v बच्चों खत्म हो जाएगा। अब अगर बात करें तो v वाला इकट्ठा कर लेते हैं, तो dv/sec v एंड dx/1/x, 1/sec थीटा होता है cos थीटा, तो cos v इंटू डी वी इज इक्वल टू 1/x इंटू डी एक्स, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। तो आप इसको नोट कर लो, उसके बाद हम इधर काम करते हैं। चलो भाई इसको मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ग्राफ तो आप बना ही लियो कॉपी में। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, 1/cos 1/x इंटू डी एक्स, कॉस भी हो जाएगा साइन भी, 1/x हो जाएगा ln mod x प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c। ये c निकालने का आपके क्वेश्चंस में सोर्स दिया था कि जो कर्व की इक्वेशन है वो पास करता है 1,π/6, तो बाद में बात है। v की वैल्यू कितना हो जाएगा y/x, ठीक है बच्चों। अब क्या करें, अब देखो यहाँ पे मॉड लगा है, मॉड यहाँ पे x कैसा कहा गया, 0 से ज़्यादा है, जब x 0 ज़्यादा हुआ तो ये मॉड किससे ओपन होगा, प्लस साइन से, ठीक। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि ये पास करता है कर्व की इक्वेशन किस चीज़ से, 1,π/6 से, तो आपको लिख देना है y के प्लेस पे π/6 और x के प्लेस पे 1, तो नीचे 1 होगा तो सॉल्व करने के बाद तो π/6 ही बनेगा, एंड ln 1 प्लस c, साइन 30 की वैल्यू 1/2, ln 1 की वैल्यू 0, तो ये बचेगा c। तो फाइनली c मैथमेटिकली सॉल्व करने से आता है 1/2, ठीक। c को वापस कर्व में सब्स्टिट्यूट कर दें एंड देन यू विल गेट फाइनल आंसर, कितना जाएगा, साइन y/x इज इक्वल टू ln x एंड रिप्लेस c इज व्हाट, प्लस हाफ। तो ये आपका फाइनल आंसर होता है, और ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये ए ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, साइन y/x log x एंड प्लस हाफ, ठीक है, तो ये ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो इस सवाल में सिर्फ एक चीज़ आपको नया मिला है कि इस वर्ड को देखने का तरीका, और इस तरह के स्लोप नाम से भी कई बार सवाल बनाए जाते हैं और आए हुए भी, मेंस में भी, एडवांस में भी आए हुए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर सवाल में आपको dy/dx दिया जाए, नहीं, कई बार dy/dx की वर्ड की जगह पे आपको लैंग्वेज में स्लोप बोला जा सकता है, मे बी, जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया था, ठीक है। काफ़ी बड़े क्वेश्चन है, नोट कर लो।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग एक अलग टाइप्स के डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना। मैं एक बार पूरा आपको रिवाइज कराना चाहता हूँ कौन कौन सा अब तक हो चुका है। पहला था वेरिएबल सेपरेबल, सेकंड था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि ax प्लस बी वाई प्लस सी को t मानना, थर्ड था ऑब्जर्वेशन, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे। फोर्थ था होमोजीनियस के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, और आज फिफ्थ सीखने जा रहे हैं हम लोग। हालांकि नाम नहीं दिया फिफ्थ नंबर, बट फिर भी नंबरिंग के हिसाब से 5 है। इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ये बहुत थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है। लिखना ज़्यादा है, समझ में सब कुछ आ जाएगा, लेकिन इसमें लिखना बहुत है। ठीक है, तो क्या ऊपर क्या सिचुएशन है, देखो ऊपर एक अलग लाइन की इक्वेशन है और लाइन ही है, ध्यान रहे लाइन की इक्वेशन है। तो ऊपर एक लाइन होगा, एक नीचे लाइन की इक्वेशन होगा, और लेफ्ट साइड से dy बाई dx लिखा होगा। तो इस सिचुएशंस को कैसे हैंडल किया जाता है हम लोग वो सीखते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जब ऊपर लाइन हो नीचे लाइन हो, इन दोनों सिचुएशंस में आपके दो केस से डिसाइड किया जाता है कि मेथड किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। दो केस इसमें है, ये डिसाइड करने के लिए कौन सा केस होगा तो कौन सा स्टेप फॉलो करना है, कौन सा केस होगा तो कौन सा स्टेप फॉलो करना है, ये सारी बातें हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो केस फर्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। आपको ये सारी स्टेप तब फॉलो करने हैं जब x का कोएफिशिएंट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, y का कोएफिशिएंट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, x का कोएफिशिएंट न्यूमरेटर का है, x का कोएफिशिएंट डिनोमिनेटर का, y कोएफिशिएंट न्यूमरेटर एंड y कोएफिशिएंट डिनोमिनेटर, अगर ये आपस में इक्वल नहीं आते तब इस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व करने का थोड़ा सा डिफिकल्टीज आपको लिखने में मिलेगा। मतलब काफ़ी ज़्यादा लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन का आंसर आने के लिए। बट इस तरह क्वेश्चन उतना ज़्यादातर आता तो नहीं है, बट फिर भी बुकों में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो इसीलिए आपको इस तरह पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो क्या बता रहा हूँ, जब न्यूमरेटर में भी लाइन हो, डिनोमिनेटर में भी लाइन की क्वेश्चन हो, तब उनके एक्स वाई के कोएफिशिएंट अगर आपस में इक्वल नहीं आते हैं तो उस सिचुएशंस में आपको ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। क्या स्टेप है आइए देखते हैं। ठीक है बच्चों, स्टेप फर्स्ट है कि इस एक्स वाई की जगह पे आप अपनी तरफ से एक नया वेरिएबल लाओ, a1h, मतलब x की जगह पे h का वेरिएबल, y की जगह पे k का वेरिएबल। ये देखो ये तरीका है, ये आप इसमें नहीं कह सकते ऐसा क्यों कर रहे हैं। ओके, सेकेंड इक्वेशन में भी सेम मेथड। तो हमने अपनी तरफ से दो इक्वेशन बनाया इक्वल टू 0 रखकर। कौन कौन सा, x y की जगह पे h k रखकर दो इक्वेशन बन गया। अब सोचो यहाँ पे भी कोई ना कोई नंबर होगा, जैसे 2x माइनस 3y प्लस 5, 5x माइनस वाई प्लस 6 समथिंग। तो जब इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से h और k की वैल्यू आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सॉल्व एंड वी गेट h एंड k। तो कुछ h की वैल्यू आएगा, कुछ k की वैल्यू आ जाएगा। मान लो h की वैल्यू 5 आया, k की वैल्यू 3 आया, ऐसा हो सकता है मे बी। तो जब ये h k आ जाएगा तब अब हम आएंगे स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप 2 में आपको ये हमेशा रटा होना चाहिए, ये लर्न होना चाहिए, एकदम रटा होना ही चाहिए, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। क्या तरीका है, ये जो स्मॉल x स्मॉल y है वो क्वेश्चंस का वेरिएबल है, स्मॉल x स्मॉल y। तो आपको स्मॉल x जगह पे लेट करना होगा कैपिटल X प्लस h से। किसे, कैपिटल X प्लस h। आप सोच रहे हो कि h क्या है, तो बच्चों h आप इन दोनों को सॉल्व करके निकालोगे। मान लो सॉल्व करने से आया होगा 5, यहाँ आप लिख देंगे कैपिटल X प्लस 5। मान लो k सॉल्व करने से 1 आ गया, तो यहाँ लिखेंगे कैपिटल Y प्लस 1। तो x y की वैल्यू यहाँ से हम लोग पुट करते हैं। ठीक, उसके बाद आपका जो थर्ड स्टेप आता है, कांस्टेंट को छोड़कर, इस ये तरीका बता रहा हूँ लिखने का, कांस्टेंट को छोड़कर x y वाले जगह पे कैपिटल X कैपिटल Y बस आ जाएगा। इस कांस्टेंट को छोड़कर कैपिटल X कैपिटल Y आ जाएगा, जहां जहां स्मॉल x स्मॉल y था। तो अब ये एक नया डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा, न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन, अब एक नया बना। लेकिन अगर आप ध्यान दो, इसको सॉल्व करने से तो कैपिटल Y कैपिटल X के आंसर आएंगे,
इसको सॉल्व करने से तो आंसर कैपिटल वाई कैपिटल एक्स के आ जाएगी, लेकिन हमारा सवाल तो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में, तो क्या करेंगे? तो जब ये आंसर कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में आएगा, अभी बताएंगे कैसे आएगा, तो उस केस में यहाँ से कैपिटल एक्स की वैल्यू निकाल लेना, एक्स माइनस एच, कैपिटल वाई आ जाएगा वाई माइनस के, फिर उसके आंसर रख देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, हमारे नए वेरिएबल में नहीं बल्कि जो क्वेश्चंस का वेरिएबल था उसमें आ जाएंगे। ठीक, अब बात करते हैं इसको करेंगे कैसे। तो आप देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान से, ये क्वेश्चन होमोजीनियस बन चुका है। देखो 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, तो देखो ये दोनों ही के दोनों होमोजीनियस है और डिग्री भी सेम है। तो मेथड क्या बताया गया था, बताओ आपको मेथड क्या था बच्चों? मेथड था कि y इक्वल टू वी एक्स, तो यहाँ पे बाई चांस कैपिटल Y है और x है कैपिटल X, तो इसलिए कैपिटल Y इक्वल टू वी एक्स मानना है कैपिटल X में। ठीक है, उसके बाद सारा प्रोसीजर सेम है, dy बाई डी एक्स समथिंग समथिंग, फिर सारे वेरिएबल चेंज करते हैं v एंड x में। ध्यान रहे इस मेथड से सॉल्व करने से यहाँ से कैपिटल X और कैपिटल Y का आंसर आता है, लेकिन आपको लास्ट में यहाँ से कैपिटल X निकालना होगा, x माइनस एच से कैपिटल Y निकालना है y माइनस के से, एंड देन सब्स्टिट्यूट एंड देन यू गेट फाइनली स्मॉल लेटर x एंड y। ठीक है, तो ये थोड़ा सा स्टेप थोड़ा सा लेंथी हो जाता है इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो ये डिफिकल्ट सिर्फ उस केस के लिए है जब ये इक्वल नहीं आता है, जब ये इक्वल आ जाता है तो ये क्वेश्चन आसान हो जाता है, तभी करके दिखाएंगे। ठीक है, तो आपका जो सबसे डिफिकल्ट टास्क है सिर्फ यही है कि अगर नॉट इक्वल टू आता तो आपको वर्क ज़्यादा करना पड़ता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि ये कौन सा वाला केस है। फिलहाल तो अभी एक ही केस पढ़ा गया है, तो पहले ये कंफर्म किया करो तब वो सारे स्टेप फॉलो करने हैं। तो देखो इसमें x के कोएफिशिएंट कितने हैं, -1, नीचे वाले में -3, इसमें 2, इसमें 1, तो इसको सॉल्व करने से 1/3, इसको सॉल्व करने से 2। क्या ये दोनों बराबर हैं? क्या कभी नहीं होते हैं। इसका मतलब स्टेप नंबर फर्स्ट आपको पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक फॉलो करना है। ठीक, तो क्या स्टेप बताया गया था आपको कि एक्स वाई की जगह पे आपको h कामा x की जगह पे h और y की जगह पे k मान लेना है, और इस तरह से आपके दो इक्वेशन बन जाएंगे। ये रहा पहला इक्वेशन, सेकेंड वाले में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आ जाएगा सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब क्या बताया था कि इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आपको h और k की वैल्यू फाइंड आउट करना होता है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे प्लीज़ अपने कॉपी में सॉल्व देखो, h की वैल्यू 2 आएगा और k की वैल्यू 3 आ रहा होगा, आप करके देख लो। ठीक, ये मुझे पता है इसलिए, ठीक है, ऐसा नहीं कोई ट्रिक है कि मैंने जल्दी कैसे लिख दिया, नहीं, तरीका वही है। आप अपनी कॉपी में सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद एच के की वैल्यू चेक कर लो, क्योंकि मेन टास्क ये नहीं है ना, मेन टास्क इसके सॉल्यूशन के फाइनल रिजल्ट तक। अब हम बात करें यहाँ पे कि सेकंड स्टेप्स क्या था। सेकंड स्टेप था लेट करने वाला, x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस एच। तो बच्चों यहाँ से स्मॉल x कितना हो जाएगा, कैपिटल X प्लस h की वैल्यू 2 है। ओके, स्मॉल y इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल Y प्लस के, तो y इक्वल टू आ जाएगा कैपिटल Y प्लस के की वैल्यू 3 है। उसके बाद स्टेप 2 हो गया। अब बात करते हैं स्टेप थर्ड की। तो स्टेप थर्ड क्या था, एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है वो हमारे नए वेरिएबल कैपिटल Y कैपिटल X में जाता है, और जहाँ जहाँ वेरिएबल्स वाले होते हैं सिर्फ उसी जगह पे कैपिटल X कैपिटल Y आता है, कांस्टेंट को छोड़कर। तो यहाँ आ जाएगा माइनस कैपिटल X प्लस 2 टाइम्स कैपिटल Y, फॉर कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा, मतलब 0 नहीं, मतलब कांस्टेंट को नहीं लिखते, आप जाकर देखो स्टेप थर्ड में सिर्फ उसी में लिखेंगे जहाँ पे x y के टर्म्स होंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक नया क्वेश्चन हो गया न्यू वेरिएबल कैपिटल Y कैपिटल X में। फिर स्टेप्स क्या था कि कैपिटल Y को मान लेना v इंटू एक्स, जैसा कि ये होमोजीनियस इक्वेशन दिख रहा है। ठीक है, वही करना है, क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी, एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। इसके बाद के स्टेप्स क्या होता है, y के प्लेस पे vx रख देना और dy के dx के रिस्पेक्ट में ये रख देना है। तो कितना हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू
माइनस एक्स प्लस टू वाई प्लेस पे वी एक्स एंड डिवाइड बाई माइनस थ्री एक्स प्लस वाई की जगह पे वी एक्स। ध्यान रहे यहाँ पे सारे कुछ कैपिटल में है, हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो स्मॉल एक्स वाई में है। ठीक है, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। यहाँ से थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट है। v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, देखो ऊपर से x कॉमन हो रहा है, नीचे से भी x कॉमन हो रहा है, वो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा माइनस वन प्लस टू वी एंड होल डिवाइडेड बाई माइनस थ्री प्लस वी। ठीक है, तो ये डाटा हमने यहाँ पे काम कर लिया, अच्छी बात है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप्स पे। अब यहाँ से x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन प्लस टू बी अपॉन माइनस थ्री प्लस बी, और इस v को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर लो, दिया जाएगा माइनस का v। ये बचेगा माइनस वन प्लस टू बी माइनस माइनस प्लस थ्री बी माइनस प्लस माइनस वी स्क्वायर एंड माइनस थ्री प्लस वी, एंड दिस पार्ट इज x डी वी अपॉन डी एक्स। वी वाला कलेक्ट कर लो, थोड़ा सा कैलकुलेशन करने के बाद दिया जाएगा माइनस का वी स्क्वायर प्लस का फाइव वी माइनस का वन एंड वी। उसके बाद v वाले इकट्ठे कर लेने, दिया जाएगा v माइनस थ्री अपॉन माइनस वी स्क्वायर फाइव बी माइनस वन इंटू डी वी इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक, देख सकते हो इस स्टेप के बाद ये वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व हो रहा है। तो अब यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन कर देना चाहिए, ये हो जाएगा एल एन मॉड कैपिटल एक्स प्लस सी। लेकिन इसका कैसे होगा, ये वाला, तो इसके लिए आपको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का जरूरत है। ठीक है, अब मैं यहाँ से करूँगा नहीं क्योंकि ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन इसके आगे आपको आता है इसलिए मैं छोड़ने वाला हूँ। ये उस तरह सवाल यार याद करो, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, याद है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म आपको पढ़ाया था। तो मैं देख यहाँ पे लिख देता हूँ इन चैप्टर इनडेफ। ठीक है, तो इसके बाद जो क्वेश्चन है वो चैप्टर है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का, तो आपको वहाँ पे पढ़ोगे जो भी तरीका आपको बताया गया है, आप जाकर अच्छे से देख लो कहाँ पे। ठीक, तो जब इसको सॉल्व करोगे इनडेफिनिट मेथड से तो इसका आंसर v में आएगा। अरे v तो है तो v तो आएगा। उसके बाद v की जगह पे यहाँ से लिखेंगे कैपिटल Y अपॉन कैपिटल X। तो जहाँ जहाँ v इसके आंसर आने के बाद, आंसर जब आ जाएगा v में, तो उसके v की जगह पे लिख देंगे कैपिटल Y अपॉन कैपिटल X। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फिर कैपिटल Y की वैल्यू यहाँ से उठा लेना, कितना हो जाएगा कैपिटल Y माइनस थ्री, और यहाँ से कैपिटल X हो जाएगा X माइनस टू। तो लास्ट में चलकर आपको इन दोनों से रिप्लेस करना पड़ेगा, कैपिटल X जगह पे और कैपिटल Y जगह पे, तब जाकर आपका जो आंसर आएगा वो आंसर कहलाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस का। ठीक है, तो काफ़ी ये दमदार रहा। अब चलते हैं हम लोग इस क्वेश्चंस का केस नंबर 2 सीखने, जो कि वो बहुत आसान होता है। आइए देखते हैं क्या है। तो चलिए चलते हैं लास्ट कॉन्सेप्ट पे, आज के लेक्चर का लास्ट है। ठीक है, लिखा है फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये लास्ट कॉन्सेप्ट होगा। इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, टॉपिक आज के लेक्चर का खत्म होता है। लिखा है फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये वाला हम लोग थ्योरी स्टडी कर रहे हैं। अब इसके अंदर हम लोग केस नंबर सेकेंड पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा सेकेंड, क्या a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2। पिछला केस हम लोग स्टडी किए थे कि इक्वल नहीं होने चाहिए। अब पढ़ने जा रहे हैं कि अगर इक्वल हो गया तो क्या करेंगे। तो बच्चों इक्वल के लिए बहुत आसान है, सारा तकलीफ सिर्फ पहले वाले केस के लिए। तो इसीलिए मेजॉरिटी यही होगा कि पहले केस शायद ना आए, क्योंकि वो लेंथी है ना, वो दिमाग वाले क्वेश्चन देते हैं। ऐसा नहीं कि अब लगाए जा रहा हूँ आंसर दो घंटे के बाद आ रहा है 1 घंटे के पेपर में, तो ऐसा नहीं होगा। तो हाँ, लेकिन अगर सवाल बनेगा तो यहाँ से जरूर बन सकता है, क्योंकि डाटा छोटा भी है और आपका नॉलेज भी चेक कर ले रहा है। ठीक, तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं, बहुत सिंपल है, क्यूट सा मेथड है। देखो क्या है, जब ये इक्वल अगर आ जाते हैं तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, इट्स योर चॉइस। न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर किसी को भी t के इक्वल लेट कर लो, ये आपकी इच्छा है। चाहे आप न्यूमरेटर वाले t मान लो, चाहे डिनोमिनेटर वाले का, इट्स योर ऑल चॉइस। ठीक है, इसके बाद क्या होगा,
उसके बाद वही प्रोसीजर है डिफ्रेंसिएशन वाला, एंड देन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चाहे ये करो चाहे यहाँ करो। यहाँ पे हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स, डी टी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पे लिख देते हैं डी टी अपॉन डी एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी यहाँ से बन पड़ेगा वो कर लेंगे, एंड देन सिमिलरली यहाँ पे डी टी अपॉन डी एक्स निकाल लेना है। ठीक है, उसके बाद चेंज ऑल क्वेश्चन इन न्यू वेरिएबल t एंड x। जब आपका ये स्टेप हो जाए बच्चों तो आपका लास्ट काम होगा कि आप एक नए वेरिएबल t और x के टर्म में चेंज कर दोगे। ठीक है, तो इस तरह से करने के बाद आपका रिजल्ट फाइनल आ जाएगा। तो ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा केस सेकंड कब ये लगेगा। तो देखो केस सेकंड के लिए सिंपल मेथड है, जब ये कंफर्म हो जाए तो आप न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर किसी में से किसी को भी टी मान लेना, ये आपकी इच्छा है। मानने के बाद तुरंत डेरिवेटिव करना एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इन्फॉर्मेशन भी एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव का दिया है। उसके बाद डी टी अपॉन डी एक्स निकाल लेना है। फिर उसके बाद सारा कहानी सेम है कि चेंज कर देना है क्वेश्चंस को टी और एक्स के न्यू वेरिएबल में। ठीक है, चले चलते हैं, क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर होगा। आइए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन लिखा है डी ऑफ डी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 6y माइनस 5 डिवाइड बाई एक्स प्लस 3y प्लस 1। सबसे पहले हम चेक करेंगे इनके रेशियो का लोकेशन किस तरह का है। तो देखो ऊपर x का कोएफिशिएंट 2 है, नीचे 1 है, इसमें y का 6 है, इसमें 3 है। कैंसिल करेंगे तो ये भी 2 आ रहा है, ये भी 2 आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों क्वांटिटी आपस में इक्वल है, यानी कि केस सेकेंड हमने यहाँ पे कन्फर्म कर लिया लगेगा। ठीक, अब केस सेकेंड लगेगा तो उसके लिए मेथड क्या बताया गया, आपकी इच्छा है चाहे न्यूमरेटर हो चाहे डिनोमिनेटर हो, इन दोनों में से किसी को भी टी मान लो, सब कुछ आपकी इच्छा है। तो मैं लेट कर लेता हूँ बाई चांस नीचे वाले को, तो x प्लस 3y प्लस का 1 यहाँ बताओ। उसके बाद क्या होता है, डेरिवेटिव करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 3y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और 1 एक कांस्टेंट है तो हो जाएगा 0। उसके बाद क्या है कि यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ टी एंड एक्स, तो हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स माइनस का 1, और यहाँ पे 3 है, 1 को इधर शिफ्ट कर लिया तो यह आ गया, 3 डी वाई डी एक्स बन गया। तो अगर 3 से डिवाइड कर दे तो डी वाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद डी वाई डी एक्स के प्लेस पे रिप्लेस करते हैं डी टी अपॉन डी एक्स माइनस का 1 इज इक्वल टू, अब देखो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, नीचे वाला टी तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं, नीचे वाले टर्म्स को ही तो टी माना था, तो नीचे टी हो गया। अब ऊपर देखो क्या है, ऊपर क्वेश्चन को हमें टी और एक्स के वेरिएबल चाहिए, तो ये वाला कन्वर्ट हो गया टी एक्स में, नीचे वाला भी टी में कन्वर्ट हो गया, लेकिन ऊपर वाला कैसे कन्वर्ट करें। तो उसके लिए देखो एक टेक्निक है यहाँ पे, क्योंकि रेशियो सेम हो रहा है तभी यहाँ से 2 कॉमन आ पा रहा है। क्या x प्लस 3y बच जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन लेने के बाद इन दोनों में, तो x प्लस 3y की वैल्यू कितना आएगा यहाँ से देखो, तो इसके लिए 1 को इधर भेजना पड़ेगा, तो यह जाएगा 2 टाइम्स t माइनस 1, बस यही टेक्निक था। तो यह हो जाएगा 1/3 डी टी अपॉन डी एक्स माइनस 1, तो ये हो जाएगा बच्चों 2t माइनस 2 माइनस 5 माइनस 7 एंड होल डिवाइड बाई टी, डी टी अपॉन डी एक्स माइनस 1। 3 से मल्टीप्लाई कर लो, नो प्रॉब्लम, सब सही है। सो 3 अपॉन टी 2t माइनस 7 एंड डी टी अपॉन डी एक्स माइनस का 1। ठीक है, माइनस 1 राइट हैंड साइड शिफ्ट कर लो, तो डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 3/t से मल्टीप्लाई कर लोगे तो यह जाएगा आपका 3 2 6, टी से टी कैंसिल, एंड 3 7 21 अपॉन टी। ठीक है, तो 6 प्लस 1 7 हो जाएगा, तो यह जाएगा 7t माइनस 21 डिवाइड बाई टी डी टी अपॉन डी एक्स। अब आप देख सकते हो क्वेश्चन ये आपका वेरिएबल सेपरेबल हो चुका है, क्योंकि t का फंक्शन एक तरफ है तो t के बदला देंगे और dx को एक तरफ शिफ्ट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा बड़े आसानी से। दिया जाएगा t अपॉन 7t माइनस 21
डी टी इज इक्वल टू डी एक्स। ठीक है, 1 dx का तो x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए क्या करें, इसके लिए टेक्निक यूज कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, 7 कॉमन ले लो, तो हो जाएगा t अपॉन टी माइनस 3। इस तरह सवाल तो बहुत किया गया यार इंटीग्रेशन में। नीचे देखो -3 लिखा है, ऊपर -3 सब्ट्रैक्ट कर लो और +3 ऐड कर लो। ठीक है, अब बताओ ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/7 ये बचेगा 1 प्लस 3 अपॉन टी माइनस 3 इंटू डी टी एंड एक्स प्लस सी। बच्चों यहाँ से 1 डी टी का हो जाएगा टी एंड 1 अपॉन एक्स याद है ln x होता है, तो यहाँ से हो जाएगा 3 ln mod t माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो रिजल्ट्स हमारे आ चुके हैं, लेकिन रिजल्ट्स हमारे बच्चों t के टर्म में आया है। तो अब क्या करना चाहिए, तो t की जगह पे आपको वापस ये अधिकार रख देना है, क्योंकि हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन x और y के वेरिएबल्स है। तो t की जगह पे जैसे ही रखेंगे हमारा रिजल्ट अच्छा खासा बन जाएगा। 1/7 t के प्लेस रखने जा रहे हैं x प्लस 3y प्लस 1 एंड प्लस 3 टाइम्स ln x प्लस 3y प्लस 1 -3 हमारे क्वेश्चंस में है सॉल्व करते समय एंड 1/7 x प्लस 3y प्लस 1 प्लस 3 टाइम्स ln 1 -3 बच्चों 2 हो जाएगा, तो x प्लस 3y माइनस का 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने आज के लेक्चर को यहाँ पे समाप्त करते हैं। तो अब तक हम लोगों ने आई थिंक 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं। ये 3 लेक्चर में देख सकते हो क्वेश्चन मेंस में भी आए हुए हैं और आईटी में भी आए हुए हैं। लेकिन जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर का जो पहला थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ से कम 80% क्वेश्चन मेंस और एडवांस दोनों में बनाए जाते हैं। कम से कम 80% जरूर बनाते हैं। ठीक है, तो देखना कल काफ़ी सारे क्वेश्चंस होगा उस पर्टिकुलर एक सिंगल कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद, और काफ़ी लगातार हर साल आता है। उस मेंस में तो अप्रॉक्सिमेटली मैं 95% कह सकता हूँ कि आता ही आता है। एडवांस में 80% कहना सही है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखते हैं कौन सा ऐसा थ्योरी है, सस्पेंस में रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में सब कुछ क्लियर करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।